धूप चढ़ चुकी थी। मुखिया राम भरोसे अपनी चौपाल पर बैठा गर्व से अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। गांव के कुछ लोग अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेकर उसके पास बैठे थे। तभी एक किसान रघु घबराया हुआ वहां पहुंचा। क्या हुआ रे रघु? सुबह सुबह ऐसे भागे क्यों आ रहा है? मुखिया जी, मेरी पत्नी की तबीयत रात से बहुत खराब है। उसे तेज बुखार है। तो इसमें मैं क्या करूं? शहर के हकीम के पास ले जा। नहीं मुखिया जी, शहर बहुत दूर है। मैं तो मीना अम्मा के पास जा रहा था। उनकी जड़ी बूटियों में जादू है। सोचा कि एक बार आपको सूचित कर दूं। अरे रघु, मुखिया जी हमारे गांव के राजा हैं और तू उस बुढ़िया के पास जा रहा है? क्या करूं? मीना अम्मा की सलाह और दवा दोनों काम करती हैं। वह किसी से एक पैसा भी नहीं लेती। वह तो देवी हैं हमारे गांव की। मन ही मन देवी। इस बुढ़िया ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लोग मुझसे पहले उसके पास पहुंचते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे इसकी सही जगह दिखानी ही होगी। ये सुनकर मुखिया के अहंकार को गहरी चोट लगी। उसने रघु को जाने का इशारा किया, लेकिन उसकी आंखों में मीना के लिए नफरत और बढ़ गई। गांव में शोर मच गया। सेठ धर्मदास के घर चोरी हो गई थी। एक नौजवान चोर मोहन पकड़ा गया था, लेकिन सेठ की पत्नी का सबसे कीमती नगीनों वाला हार नहीं मिला था। चोर कसम खा रहा था कि उसने हार नहीं देखा। मुखिया जो सेठ के घर पहुंचा कि दुष्ट दिमाग में तुरंत सुबह वाली बात कौन थी। उसने इसे मीना को फंसाने का सुनहरा अवसर समझा। संतोष, ये सही मौका है उस बुढ़िया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। ये हार मैंने चोर के पास से बरामद कर लिया है। जा और इसे चुपके से उसकी झोपड़ी में छिपाया। किसी को कानो कान खबर ना हो। संतोष ने मुखिया की आंखों में क्रूरता देखी और सिर हिला दिया। वह हार लेकर मीना की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही बच्चे वहां से गए, वह मीना की झोपड़ी के पीछे पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर झांका। मीना अपनी जगह पर नहीं थी। वह पानी भरने नदी की ओर गई थी। संतोष चुपके मन ही मन, मुखिया जी भी ना, इस बेचारी बुढ़िया से क्या दुश्मनी है? पर मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया। से अंदर घुसा और कांपते हाथों से हार को चावल के एक पुराने मटके में छिपा दिया। मुखिया, सेठ धर्मदास और गांव की भीड़ के साथ मीना की झोपड़ी पर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश हो रहा था। मीना शांति से बाहर आई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने एक नजर मुखिया पर डाली, एक सेठ पर और एक भीड़े पर। वह समझ गई कि जाल बिछाया जा चुका। मुखिया जी, मेरी इस टूटी झोपड़ी में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ तक खींच लाया? पर तुम्हारे खिलाफ संगीन शिकायत है। हम तुम्हारी झोपड़ी की तलाशी लेंगे। आप गांव के मुखिया हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुखिया के आदमियों ने दिखावे के लिए इधर उधर तलाशी ली और फिर सीधे चावल के मटके के पास पहुंचे। संतोष ने मटके से हार निकाला और ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई बड़ा खजाना ढूंढ लिया हो। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। सेठ धर्मदास का चेहरा गुस्से से भर गया। नाटक करते हुए मुझे विश्वास नहीं होता। मीना, जिस पर हम सब भरोसा करते थे, वही चोर निकली। इस अपराध के लिए पंचायत तुम्हें सजा सुनाती है। तुम्हारी यह जमीन जिस पर तुम्हारी नजर है जब्त की जाती है और तुम्हें कल सुबह तक गांव से बाहर निकलना होगा। मुखिया जी, आपकी सजा मुझे स्वीकार है, पर गांव छोड़ने से पहले मैं चोर से अकेले में मिलना चाहती हूँ। एक वैद्य होने के नाते मैं जानती हूँ कि मन का सच कैसे निकाला जाता है। शायद मैं गांव की मदद कर सकूं। मीना शांत खड़ी रही। उसका यह शांत स्वभाव मुखिया को अंदर तक जला रहा था। मुखिया ने सोचा, अब यह बुढ़िया क्या ही कर लेगी। उसने अपनी महानता दिखाने के लिए इजाजत दे दी। मीना चोर मोहन के पास गई। वह एक कोने में डरा सहमा बैठा था। मीना ने उसे प्यार से उठाया और पानी पिलाया। मोहन उसकी आंखों में देखकर रोने लगा। मीना मुस्कुराई। उसकी योजना काम कर रही थी। अम्मा, मैं लालच में आ गया था। मुखिया जी ने कहा था कि अगर मैं हार तुम्हारी झोपड़ी में छिपा दूं तो वह मुझे 100 सोने की मोहरें देंगे, पर उन्होंने मुझे सिर्फ 10 मोहरें दी। मीना ने उसके कान में अपनी पूरी योजना विस्तार से समझाई। मोहन के चेहरे से डर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी हिम्मत आ गई। मुखिया ने जानबूझकर पूरे गांव को इकट्ठा किया था ताकि वह सबके सामने ऊंची आवाज में
गांव वालों, देखो इस ढोंगी बुढ़िया को। ये हमारी देवी बनने का नाटक करती थी, लेकिन असल में यह चोरों की साथी है। आज ये हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाएगी। हाँ, मीना को अपमानित कर सके। तभी पंचायत के सिपाही मोहन को लेकर वहां पहुंचे। मोहन जमीन पर गिर गया और मुखिया के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि चोर अब मीना के खिलाफ गवाही देगा। हाँ बोलो, सबको सच बताओ। बकवास बंद कर। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे और पूरे गांव से झूठ बोला। सांस लेकर, मुखिया जी, सच तो यह है कि मैंने सेठ जी का हार नहीं चुराया था। मैंने तो आपका हार चुराया था, वही हार जो आपने मुझे उस बुढ़िया के घर छिपाने के लिए दिया था। आपने वादा किया था कि इस काम के बदले आप मुझे 100 सोने की मोहरें देंगे, पर आपने सिर्फ 10 मोहरें दी और बाकी 90 मोहरें खुद हड़प लीं। मैं आपका यह धोखा बर्दाश्त नहीं कर सका। तू पागल हो गया है। मैं तुझे यह सुनते ही भीड़ में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। मुखिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मीना ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी अपनी जीवन भर की बचत, कुछ सोने की मोहरें निकाली और जमीन पर रख दी। अब मुखिया पूरी तरह फंस चुका था। संतोष, जो यह सब देख रहा था, समझ गया कि अब वह नहीं बचेगा। वह डर के मारे जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मुखिया राम भरोसे का पर्दाफाश हो चुका था। गुस्साई भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पंचायत के हवाले कर दिया, जिसने उसे पद से हटाकर जेल भेज दिया। सेठ धर्मदास ने मीना के पैरों में गिरकर माफी मांगी। गांव वालों ने मीना की जय जयकार की। चोर मोहन को उसकी सच्चाई के लिए कम सजा दी गई और मीना की देखरेख में उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिला। मुखिया की